बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड बैक्टीरियल डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, सो इकोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। सो अर्थ इज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बेसिकली अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। द एवोल्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट एंड इट्स एटमॉस्फेयर गेव राइज टू लाइफ which shaped Earth's subsequent development। सो इस अर्थ प्लेनेट और इस अर्थ प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है, सो इन्हीं की वजह से बेसिकली लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाई। ठीक है। When Earth was evolved, the lower environmental conditions are not so good for any living organism। अब बेसिकली क्या होता था कि जब स्टार्टिंग में अर्थ बना था ना, तब टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बहुत ही ज़्यादा हाई था। ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती थी। ठीक है। लावा बेसिकली निकलता था जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैसेस जो है ना वो रिलीज होती थी उस लावे में से। और उन्हीं गैसेस की वजह से जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता था, यानी कि गर्मी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। ओके, अलोवर मीन्स एवरीथिंग। द अर्लीस्ट अनडिस्प्यूटेड एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेट्स एटलीस्ट फ्रॉम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। अब बेसिकली ये एक यूनिवर्सली ट्रुथ है कि अर्थ जो है ना वो कम से कम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है ना वो बेसिकली बना था। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन हुई थी। सिंस देन लाइफ हैज इवॉल्व्ड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है। अब बेसिकली स्टार्टिंग में जब अर्थ बना था तो टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता था, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती थी जिसकी वजह से जो है वो लाइफ बेसिकली पॉसिबल नहीं होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हैवी रेनिंग होती थी, ठीक है, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लाइफ जो है ना वो बेसिकली पॉसिबल हो पाई और मुख्तलिफ जानदार जो है ना वो इवॉल्व हो पाए। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिकली जो इवॉल्व हुआ था डेट वाज द प्रोटोबायोन। ठीक है। सबसे पहले बेसिकली प्रोटोबायोन की फॉर्मेशन हुई थी। प्रोटोबायोन बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है और प्रोटोबायोन से आगे चल के बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है। So, as evolution proceeds, fossil record indicate bacterial colonization developed and acquired different areas of Earth। अब बेसिकली बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं ना, जो कि स्टार्टिंग में अंडर वाटर थे। ठीक है। सो बेसिकली अंडर वाटर क्या थे, काफ़ी सारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। ठीक है। उन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में काफ़ी सारे ऐसे मैट लाइक स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है। और उन्हीं मैट लाइक स्ट्रक्चर्स पे बैक्टीरिया जो है ना वो बेसिकली ग्रो करते थे। अब बेसिकली ये मैट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये एक फॉसिल है। और इसी के थ्रू हमें पता चला कि बैक्टीरिया जो है ना और उनकी कॉलोनी वो कितना साल पहले रहते थे इस दुनिया में। ठीक है। और किन किन एरियाज में रहते थे। ठीक है। सो लेटर ऑन सम स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी दे हार्वेस्टेड फ्रॉम द सन। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। ठीक है। वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते थे और उसे कन्वर्ट कर देते थे इनटू द ग्लूकोज। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। और उनसे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सो स्टार्टिंग में ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में कंबाइन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बेसिकली वो ग्लूकोज बनाते थे एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है। और बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से जब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, तो वही ऑक्सीजन जो है ना वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती थी और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ती थी। सो स्टार्टिंग में क्या था, ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर थी। ठीक है, ऑलमोस्ट अनअवेलेबल थी। लेकिन बाद में जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए, साइनोबैक्टीरिया आए, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई और उसकी वजह से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी। ठीक है। So the photosynthetic organism helped establish a stable atmosphere and produced oxygen in such quantity that eventually life form could evolve the needed oxygen। अब बेसिकली क्या हुआ कि इन्हीं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ती चली गई और इस इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से क्या हुआ कि और जो मुख्तलिफ जानदार हैं ना उनके लिए लाइफ पॉसिबल हो सकी। ठीक है। क्योंकि अगर ये बैक्टीरियाज जो है ना, साइनोबैक्टीरियाज या ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म ना करते और ऑक्सीजन रिलीज ना करते तो बाकी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो जिंदा ना रह पाते और वो सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक।
So soon afterward new oxygen breathing life forms came onto the existence. ठीक है, अब बेसिकली जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो नए जानदार जो कि क्या है ऑक्सीजन ब्रीदर हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है ऑक्सीजन ब्रीदर हैं, वो ऑक्सीजन के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। सो उनकी बेसिकली इवॉल्वमेंट हुई, वो बेसिकली इस दुनिया में आए, जैसे कि मुख्तलिफ जानवर हैं वो बेसिकली क्या है ऑक्सीजन ब्रीदर हैं, ओके। With the population of increasing diverse bacterial life, the stage was set for more life to form. तो इनिशियली क्या हुआ था कि मुख्तलिफ बैक्टीरियाज जो है ना वो आए थे, ठीक है, और उन्हीं मुख्तलिफ बैक्टीरियाज से क्या हुए थे, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो अराइज हुए थे। जैसे अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से आगे चल के प्लांट्स अराइज हुए थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो उनसे आगे चल के हम ह्यूमन बींग्स और मुख्तलिफ एनिमल्स जो है ना वो अराइज हुए थे, ठीक है। So this is compelling evidence that mitochondria and chloroplast were once primitive bacterial cell. ठीक है, अब ये जो आप सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट देखते हो ना, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इनिशियली क्या थे, ये भी बेसिकली बैक्टीरिया थे, ओके। सो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये इनिशियली क्या थे, ये बैक्टीरिया थे, और ओवर द टाइम इनमें मॉडिफिकेशन आई और ये बैक्टीरिया से कन्वर्ट हो गए इनटू द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, तीसरा बैक्टीरिया है, ओके। सो दिस इज द बैक्टीरिया नंबर ए, दिस इज द बैक्टीरिया नंबर बी एंड दिस इज द बैक्टीरिया नंबर सी, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया नंबर सी है ना, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ओके। सो दिस इज द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। अब बेसिकली क्या हुआ था कि इनिशियली बैक्टीरिया नंबर ए ने बैक्टीरिया नंबर बी को क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, खा लिया। अब ये बैक्टीरिया चला गया इसके अंदर, ठीक है। तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया के अंदर मॉडिफिकेशन हुई और ये बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया में। और हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए भी होता है, सो इस बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए है, ठीक है। सो ये बैक्टीरिया जब यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया नंबर ए के अंदर, तो इस बैक्टीरिया नंबर बी के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस आई और ये कन्वर्ट हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया में। और यही रीजन है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और ये चीज जाहिर कर रही है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया से अराइज हुआ है, ठीक है। देन वी हैव द बैक्टीरिया नंबर सी, ठीक है। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, बैक्टीरिया नंबर ए ने बैक्टीरिया नंबर सी को भी क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। और ओवर द टाइम क्या हुआ कि बैक्टीरिया नंबर सी जो है ना, अब ये कन्वर्ट हो गई क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। सो बैक्टीरिया नंबर सी के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस आई और ये कन्वर्ट हो गई क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो ये चीज भी जाहिर कर रही है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये भी अराइज हुआ है किसी बैक्टीरिया से, ओके। द रशियन बॉटनिस्ट कॉन्स्टेंटिन मेरिस्टकोव्स्काय फर्स्ट आउटलाइन द थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस, ठीक है। अब बेसिकली एक रशियन बॉटनिस्ट थे कॉन्स्टेंटिन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस दी, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस क्या कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, ये इनिशियली क्या थे, ये इनिशियली बेसिकली बैक्टीरिया थे, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया ने इन दोनों को इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गए ओवर द टाइम इनटू माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस को हम एंडोसिम्बायोटिक भी कह सकते हैं, व्हिच स्टेट दैट सम ऑफ द ऑर्गेनेल इन टुडेस यूकैरियोटिक सेल वर वंस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब, ठीक है। आज जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आप माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट देखते हो ना, ये बेसिकली इनिशियली क्या थे, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है। So over million of years of evolution, mitochondria and chloroplast have become more specialized and today they cannot live outside the cell, ठीक है। अब जब वो जो बैक्टीरिया नंबर बी था और बैक्टीरिया नंबर सी था, ठीक है, जब ये इस बैक्टीरिया नंबर ए के अंदर चले गए और बैक्टीरिया नंबर बी माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो गया और बैक्टीरिया नंबर सी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, सो इस माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी काफी सारी चेंजेस आई, काफी सारी मॉडिफिकेशंस आई, ठीक है। और आज आप देखते हो कि ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये सेल के बाहर नहीं होते, ठीक है, और ना ही ये सेल के बाहर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। So mitochondria and chloroplast have striking similarities to bacterial cell, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो काफी सारी सिमिलैरिटीज शो करते हैं बैक्टीरियल सेल से। जैसे बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए होता है, सिमिलरली माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। एंड बोथ ऑर्गेनेल यूज देयर डीएनए
टू प्रोड्यूस मेनी प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, और हमें पता है कि जो डीएनए होता है उससे आगे चल के प्रोटीन्स बनती हैं। सो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है ना, उनसे आगे चल के क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स भी बनती हैं और मुख्तलिफ एंजाइम्स भी बनते हैं। सिमिलरली बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए है उससे भी काफ़ी सारी प्रोटीन्स और काफ़ी सारे एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो डबल माउंटेड मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हो गए थे, इंजेस्ट हो गए थे प्रिमिटिव होस्ट से। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया नंबर ए क्या है, ये पुराना होस्ट है। इसने बेसिकली क्या किया था कि बैक्टीरिया नंबर बी को और बैक्टीरिया नंबर सी को क्या कर लिया था, इंजेस्ट कर लिया था, खा लिया था। और फिर बाद में बैक्टीरिया नंबर बी और बैक्टीरिया नंबर सी कन्वर्ट हो गए थे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, द टू ऑर्गेनेल आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो दो ऑर्गेनेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये खुद रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डिवाइड कर सकता है और ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी रेप्लिकेट हो सकता है, सिमिलरली बैक्टीरिया भी रेप्लिकेट हो सकता है। सो दिस इज द सिमिलैरिटी फाउंड बिटवीन बैक्टीरिया, chloroplast and mitochondria, okay, replicating their own DNA and directing their own division। ठीक है, अब इसकी रेप्लिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले ये जो डीएनए है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, ये सबसे पहले दो में डिवाइड होगा। ठीक है, फिर एक डीएनए एक सेल के अंदर, दूसरा डीएनए दूसरे सेल के अंदर। ओके, सो द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से शॉर्ट फॉर्म में हम एमटी डीएनए भी लिख सकते हैं। एमटी मींस माइटोकॉन्ड्रियल एज अ यूनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब बेसिकली इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, उन्हें बेसिकली हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज पास डाउन डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अच्छा, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, हमारे अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं हमारे सेल के अंदर, वो हमें हमारी मदर से मिले हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ये स्पर्म, ठीक है, सपोज दिस इज द स्पर्म एंड सपोज दिस इज द एग। ठीक है, ये है हमारा स्पर्म और ये है हमारा एग। ठीक है, जब ये स्पर्म इस एग के अंदर जाएगा, पेनिट्रेट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये जो स्पर्म है ना, इसका सिर्फ हेड ही अंदर जा पाएगा, बाकी जो इसकी टेल है ना, ये जो इसकी पूंछ है, ये ओवम के बाहर ही रह जाएगी। ठीक है, और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो इस टेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब चूंकि ये जो टेल बाहर ही रह गई है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो हमें हमारी मदर से मिलते हैं। ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। ठीक है, एंड इट accumulates changes much more slowly than other types of DNA। अब बेसिकली जो म्यूटेशन के चांसेस है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, जैसे कि ऐसे डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना, उसमें बेसिकली चेंजेस के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि म्यूटेशनल चेंजेस हो गए। ओके, because of its unique characteristics, mitochondrial DNA has provided important clue about evolutionary history। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये स्टार्टिंग में क्या था, ये एक बेसिकली बैक्टीरिया था। ठीक है, जिसको प्रिमिटिव होस्ट ने इंजेस्ट कर लिया था और बाद में ये जो बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट हो गया था इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, for example, differences in mitochondrial DNA are examined to estimate how closely related one species to another। अब बेसिकली बात यह है कि ये मैं एक स्पीशी ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक स्पीशीज, जैसे सपोज होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। ठीक है, ये बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स हैं, और ये मैं दूसरी स्पीशी ले रहा हूँ, सपोज राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना, और ये राना टिग्रीना किसका जूलॉजिकल नेम है, ये बेसिकली फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो हम ह्यूमन बींग का सेल ले लिया मैंने, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये मैंने राना टिग्रीना फ्रॉग का सेल ले लिया। ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और फ्रॉग के सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, होमो सेपियंस का जो सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है ना, वो मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली राना टिग्रीना का जो सेल है ना, उसके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को मैंने भी क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों डीएनए को स्टडी करेंगे कि इन दोनों डीएनए के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज हैं,
ठीक है, ये आपस में मैच कितना करते हैं? ठीक है, अगर बेसिकली इनके अंदर सिमिलैरिटी ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं ना, ये आपस में क्या है? क्लोज़ली रिलेटेड हैं, ओके?